एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में बीते दिनों बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के बाद अंतरिम सरकार को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। इस बीच अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम सामने आया है। उनके नाम पर सहमति भी बन गई है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने उनका समर्थन किया और ये खबर आ रही है कि सुशीला कार्की ने कहा है कि वो नेपाल की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, नेपाल इस वक्त अपने सबसे बड़े नागरिक आंदोलन से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार और शासन से नाराज जनता ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि नेपाल में अब आगे क्या होगा। नेपाल में आज अंतरिम सरकार के मुखिया की घोषणा होगी और इसके लिए नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि सुशीला कार्की मंत्रिपरिषद की अंतरिम अध्यक्ष हो सकती हैं और बहुत संभव है कि इस अंतरिम सरकार का कार्यकाल 6 महीने के कार्यकाल के लिए ही होगा। तो सुशीला कार्की अगर अंतरिम सरकार की मुखिया बन जाती हैं तो उनके सामने मुख्यतः 2 चुनौतियां होने वाली हैं। पहला तो देश में शांति बहाली और दूसरा नेपाल में चुनाव करवाना। ये बड़ी चुनौतियां होने वाली हैं सुशीला कार्की के सामने। अगर अंतरिम सरकार की घोषणा हो जाती है तो उसके बाद ये 2 बड़ी चुनौतियां होने वाली हैं। नेपाल के इतिहास में कयामत वाली क्रांति के पीछे कई चेहरे हैं, लेकिन जो कल ऑनलाइन मीटिंग हुई है उसमें नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम जेन जी प्रतिनिधियों ने आगे किया। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि सुशीला ने खुद भी हामी भर दी है इस चीज के लिए। उन्होंने कह दिया है कि वो सरकार का नेतृत्व जरूर करेंगी और अब अगर सब तरह से सहमति बन जाती है तो फिर बांग्लादेश वाला मॉड्यूल अमल में यहां पर आ जाएगा। पिछले साल बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया था। यूनुस गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। सुशीला कार्की का भी राजनीति से दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कार्की अपने देश में एक जाना पहचाना नाम जरूर है। तो सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं और जेनजी ग्रुप्स के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कार्की ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने की इच्छा भी व्यक्त की है। बता दें आपको कि सुशीला कार्की नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। सुशीला कार्की ने BHU वाराणसी से पढ़ाई की है। 2016 से 2017 तक सुप्रीम कोर्ट की बागडोर भी उन्होंने संभाली है। साथ ही 2017 में कार्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव का देश भर में काफी विरोध हुआ था और इसे वापस लेना पड़ गया था। तो लगातार देखिए, नेपाल से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कल तीसरे दिन नेपाल सुलगता हुआ दिखाई दिया, धधकता हुआ दिखाई दिया। वहां हालात अभी भी बेहद खराब हैं और प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। उन्होंने उत्पात मचाने की यहां पर फिर से कोशिश की, नुकसान करने का प्रयास किया। आपको हम एक तस्वीर दिखाने वाले हैं कि नेपाल को विरोध के नाम पर किस तरह से जलाया गया है, उसकी भी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। केपी ओली अपने मंत्रियों और सांसदों के साथ उनके सभापति बैठते थे। उस हॉल में देखिए अब ये मलबे का ढेर है। देखिए, चर्चा यह है कि नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की देश की कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन सकती हैं। सुशीला कार्की भी इस आंदोलन का समर्थन कर रही थी, लेकिन इस आंदोलन ने नेपाल का जो हाल किया वो कई सालों तक भुलाया नहीं जा सकता। पहले कहा जा रहा था कि यह आंदोलन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बैन को लेकर भड़का और उसके बाद अलग अलग तरह की दलीलें सामने आने लगी। अब सवाल ये है कि क्या वाकई यह आंदोलन किसी भीड़ ने सरकार के खिलाफ उपजे गुस्से को लेकर शुरू किया या फिर इसके पीछे कोई प्लानिंग थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कें तो धुआं-धुआं हो गई। बवाल, तोड़फोड़ और आग की लपटों ने राजधानी काठमांडू की सूरत बिगाड़ कर रख दी। काठमांडू का आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे देने के बाद विद्रोह की आग तो ठंडी पड़ गई, लेकिन मंगलवार को हुए बवाल के खौफनाक निशान बुधवार को भी दिखे।
काठमांडू से सामने आए ड्रोन वीडियो में दर्जनों बिल्डिंगों से धुआं निकलता दिखाई दिया। मतलब इन बिल्डिंगों में आग इतनी भयंकर लगी जो कई घंटे बाद भी नहीं बुझाई जा सकी। तो नेपाल में प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस और सेना का कंट्रोल गायब हो गया था, तब उपद्रवियों ने खूब लूटमार मचाई। ऐसे कई वीडियो सामने आए, वायरल हुए, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक अलग ही चेहरा नजर आ रहा है। पूरे लेडीज को कपड़े को देखना। भ्रष्टाचार के खिलाफ उतरे प्रदर्शनकारियों ने एक सुपरमार्केट को लूट लिया। जिसके हाथ जो आया उसे लेकर वो वहां से भागने लगा। इन लोगों ने महिलाओं के नए नए कपड़े, एसी, फ्रिज, किराने का सामान सब कुछ लूट लिया। सड़क किनारे मची लूट में न सिर्फ पुरुष बल्कि प्रदर्शन के नाम पर आई महिलाओं ने भी भरपूर हाथ साफ किया। वो सिर पर सामान लेकर वहां से भागती दिखी। एक दूसरे वीडियो में प्रदर्शन के नाम पर जमा हुए उपद्रवियों ने एक कपड़े के शोरूम को लूट लिया, बाद में उसे तोड़ा भी। तो सुपरमार्केट में लूट के साथ उपद्रव कर रहे प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों के शोरूम को भी फूंक डाला। अब भगवान जाने गाड़ियों के शोरूम में उन्हें क्या दिक्कत थी, लेकिन उनकी इस हरकत से भारत के साथ दूसरे देशों की गाड़ियों के ब्रांड्स को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। काठमांडू के कार शोरूम्स में बड़े बड़े ब्रांड्स की लाखों की गाड़ियां जल रही थी। बरसों की मेहनत के बाद कहीं जाकर कोई एक कार खरीद पाता है। प्रदर्शनकारियों ने उन गाड़ियों को कुछ मिनटों में ही बर्बाद कर दिया। बर्बाद हुई गाड़ियां भारतीय ब्रांड्स की भी थी। जिस शोरूम में सबसे ज्यादा तबाही दिखी वो भारतीय ब्रांड टाटा मोटर्स की थी। उनके साथ लक्ष्मी और जापानीज कंपनी ह्युंडई की गाड़ियां भी फूंक दी गई। उसी सड़क में ठीक सामने सुजुकी कंपनी की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने वालों ने भारतीय ब्रांड महिंद्रा की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा।